हेलो स्टूडेंट्स, 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल के प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास में आपका स्वागत है। तो आज हम इस अध्याय का चौथा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण के बारे में। भूमि निम्नीकरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है। तो भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है, यानी कि भूमि पर कुछ ऐसी गतिविधियां घटित होती हैं जिनकी वजह से भूमि कृषि करने के लायक नहीं रहती। तो अब हम देखेंगे कि भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार तत्व या कारण कौन से हैं। तो भूमि निम्नीकरण के लिए पहला जिम्मेदार तत्व है वनों उन्मूलन, यानी कि जंगलों को काटना, वृक्षों को काटना। अब हम साथ साथ भूमि निम्नीकरण के कारण पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम इसके समाधान देखेंगे कि जो जिम्मेदार कारक हैं उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो जो वनोन्मूलन यानी कि वनों को, जंगलों को काटने की समस्या है, उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? वनारोपण के द्वारा, वृक्षारोपण के द्वारा। यानी कि हम अपनी जिन भी औद्योगिक या कृषि आवश्यकताओं के लिए जंगलों को काट रहे हैं, तो उतनी ही संख्या में हम नए वृक्षों को भी लगाएं। तो दूसरा कारण क्या है? खनन। खनन के कारण भी भूमि निम्नीकरण होता है। हमारे देश में कुछ राज्य जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो कि खनिज संसाधनों में संपन्न है, वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में खनन किया जाता है। तो खनन के बाद जो गड्ढे बचते हैं उनको उसी प्रकार से छोड़ दिया जाता है। तो उनमें फिर बारिश के बाद जब पानी भर जाता है तो आसपास की जो भूमि है वो भी कृषि के अयोग्य रह जाती है। तो इसका समाधान क्या है कि हमें खनन पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी कि हमें इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहिए खनन को। तीसरा कारण है अति पशुचारण। कुछ राज्य जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो जो पशु हैं वो अनियंत्रित तरीके से घास चरते हैं और उनके खुरों के कारण जो भूमि की ऊपरी परत है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, कोमल हो जाती है, तो वो आसानी से अपर्दित हो जाती है ऊपरी परत। तो इसके लिए हमें पशु चारण नियंत्रण करना चाहिए और पशुओं के चारण के लिए अलग से क्षेत्र निर्धारित कर देना चाहिए। और अगला कारण है अति सिंचाई। हरियाणा, पंजाब जैसे कुछ राज्यों में अति सिंचाई के कारण जलाक्रांतता की समस्या पैदा हुई है। जलाक्रांतता क्या है? भूमि की सतह पर अत्यधिक पानी का आ जाना। अब जैसे हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में चावल की कृषि के लिए अत्यधिक सिंचाई की जाती है, तो उसके कारण यह प्रयास किया जाता है कि भूमि पर पानी को खड़ा रखा जाए। तो इसकी वजह से जो भूमि की गुणवत्ता है वो कम हो रही है, भूमि की लवणीयता बढ़ रही है। कुछ क्षेत्रों में सेम जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है और साथ ही अत्यधिक सिंचाई से जो भूमिगत जल स्तर है वो भी कम हो रहा है। तो हमें उचित मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए, यानी कि फसल चक्र को अपनाना चाहिए। यदि एक वर्ष में हम इस प्रकार की फसल बो रहे हैं जिसके लिए हमें अधिक पानी की आवश्यकता है, तो दूसरे वर्ष में हमें ऐसी फसल की खेती करनी चाहिए जिसके लिए हमें कम सिंचाई की आवश्यकता हो। फिर है औद्योगिक अपशिष्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्योगों से जो अपशिष्ट यानी कि जो बचा हुआ पदार्थ निकलता है, जो कूड़ा करकट निकलता है, उसमें बहुत से रासायनिक तत्व होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं? भूमि की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। तो उद्योगों से जो भी कूड़ा करकट या फिर जो भी पानी छोड़ा जाता है उसका हमें पहले क्या करना चाहिए? परिष्करण करना चाहिए, यानी कि उसमें से जो हानिकारक तत्व हैं उनको पहले निकाल लेना चाहिए। इसके पहले कि हम उस पानी को छोड़े नदियों में या फिर उस कूड़े करकट को हम भूमि पर कहीं फेंकें, उसके पहले उसमें जो हानिकारक तत्व हैं, जो रासायनिक तत्व हैं, हमें उनको निकाल देना चाहिए। उसके बाद ही औद्योगिक अपशिष्ट का हमें विसर्जन करना चाहिए। अगला कारण है भूमि का अपरदन, यानी कि अपरदन के बारे में आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो भूमि निम्नीकरण का अगला कारण है अपरदन। इसमें भूमि की जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो
उड़कर बहकर किसी भी तरीके से चली जाती है। तो अपरदन को रोकने के लिए जैसे हम जो रेतीले इलाके हैं, मरुस्थलीय इलाके हैं, वहाँ पर हम कांटेदार झाड़ियाँ लगा सकते हैं। जैसे कि जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, तो जो इनकी जड़ें हैं मिट्टी को रोक कर रखती हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं ये। तो इस वजह से अपरदन कम होगा। और दूसरा उपाय है अपरदन को रोकने का, रक्षक मेखला। रक्षक मेखला क्या है? जैसे कि हम खेतों के चारों तरफ इस तरीके से वृक्षों की बाड़ लगा दें, तो इससे भी क्या होगा, जब तेज आंधी आएगी तो मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। और आखिरी उपाय है कि हम नमी का संरक्षण व खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं। नमी का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे हम, कि जैसे हम राजस्थान में हम देखते हैं कि फुहारों के द्वारा सिंचाई होती है, तो उससे कम पानी में ही ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई हो जाती है। स्प्रिंकल बोलते हैं जिसको, स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इससे हम नमी का संरक्षण कर सकते हैं और साथ ही जो अनावश्यक खरपतवार, जैसे कि जो हमारे काम के नहीं है उस प्रकार के जो पौधे उगाते हैं उनको काट कर भी हम भूमि का जो है निम्नीकरण है उसको रोक सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्स के बारे में, कि मृदा संसाधन कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मृदा क्या है। मृदा क्या है? मूल शैलों से विखंडित पदार्थों से बनती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी शैलें हैं वो लाखों वर्षों तक टूटती फूटती रहती हैं और उनके जब बहुत छोटे छोटे कण बन जाते हैं तो वो मृदा का रूप धारण कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि मृदा संसाधन कैसे है, क्यों है ये संसाधन। क्योंकि ये जो सभी प्रकार की वनस्पति है, जो सभी पेड़ पौधे हैं, वन है, वो किस पर पाए जाते हैं? मृदा पर ही पाए जाते हैं। समस्त वनस्पति और वन्य जीवन का, जो सभी वन्य जीवन है उन सब का मृदा ही आधार है। इसके साथ साथ जो मानव जीवन है, यानी कि हम लोग भी कहाँ रह रहे हैं? मृदा पर ही। और समस्त जीवों का, जितने भी जीव हैं उन सब का आधार क्या है? मृदा है। इसलिए मृदा क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम देखेंगे कि मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है? रीन्यूएबल। चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हम संसाधनों के प्रकार पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जो कि कुछ समय के पश्चात फिर से उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि कभी नष्ट नहीं होते। तो मृदा भी क्या है? रीन्यूएबल प्राकृतिक संसाधन है, जो कि कभी नष्ट नहीं होता, कुछ समय के पश्चात वो अपने आप को फिर से निर्मित कर लेती है। तो मृदा का नवीकरण किन किन कारकों से होता है? जैसे कि नदियाँ अपरदन के द्वारा, जैसे जो पहाड़ों से नदियाँ आती है वो अपने साथ काफ़ी सारी मृदा बहा कर ले आती है, तो उससे भी नई मृदा का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पृथ्वी के अंदर से जो पिघली हुई चट्टानें हैं लावा के रूप में बाहर आती हैं, और जब बाहर आकर वो ठंडी होकर जम जाती है तो उससे भी क्या होता है? नई मृदा का निर्माण होता है। और पवनें जब मृदा का कटाव करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो मिट्टी की परतों को ले जाती हैं, तो जहाँ से वो मिट्टी का कटाव करके दूसरी जगह पर लेकर जा रही है वहाँ पर वो मृदा का निर्माण करती है। यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है, जैसे कि हमने कहा कि जो मृदा है वो समस्त मानव जीवन और वनस्पति का आधार है, लेकिन ये भूमि से भिन्न है। ठीक है, भूमि से अलग कैसे है कि भूमि को हम क्या कहेंगे? पूरी पृथ्वी, टोटल अर्थ। लेकिन जो मृदा है वो क्या है? पूरी पृथ्वी का भाग है। मृदा की अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी पहले हम पढ़ेंगे कि मृदा का निर्माण किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अब हम देखेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है जलवायु। जलवायु के बारे में जैसा कि हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं
कि एक स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। तो किसी क्षेत्र की जलवायु गर्म हो सकती है, किसी क्षेत्र की जलवायु ठंडी हो सकती है। तो जलवायु के आधार पर निर्भर करता है कि वहाँ शैलें सिकुड़ती हैं या फिर फैलती हैं। जैसे कि जब गर्म जलवायु होगी तो गर्मी के कारण शैलें फैलेंगी, और जब ठंडा मौसम होगा तब शैलें सिकुड़ेंगी। तो जब शैलों में संकुचन और फैलाव होता है तो इस वजह से शैलें टूटती हैं और उनसे मृदा का निर्माण होता है। और जलवायु पर ही ये निर्भर करता है कि जो शैलें हैं उनमें कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, और जो सूक्ष्म जैविक तत्व हैं वो भी मौसम के आधार पर एक्टिव होते हैं कि वो नमी वाले मौसम में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो ये जो रासायनिक और सूक्ष्म जैविक क्रियाएं हैं ये भी मृदा निर्माण में सहयोग करती हैं, और ये नियंत्रित किससे होती हैं? जलवायु से। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाला वो है पैतृक शैल, यानी कि जिस चट्टान से, जिस शैल से मिट्टी का निर्माण हो रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, इस पर भी मृदा का निर्माण निर्भर करता है। यानी कि जो पैतृक शैल है, जो पेरेंट रॉक है, उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं और कौन से पोषक तत्व हैं वही उस मृदा में पाए जाएंगे। तो जो आधारभूत खनिज और पोषक तत्व हैं इन पर मृदा का निर्माण निर्भर करता है। दूसरा, पैतृक शैल की प्रकृति कैसी है, वो कठोर है या फिर नरम है, इस पर भी मृदा का निर्माण निर्भर करता है। अगर जो पेरेंट रॉक है वो कठोर होगी तो उसको टूटने में ज़्यादा समय लगेगा और मृदा के निर्माण में भी हमें ज़्यादा समय लगेगा। और अगर वो चट्टान नरम है तो वो आसानी से टूट जाएगी और जल्दी से मृदा का निर्माण होगा। तीसरा जो कारक है वो है स्थलाकृति, यानी कि उस क्षेत्र की जो भौतिक स्थिति कह सकते हैं हम कि वो पहाड़ी है, मैदानी है या पठारी है, इस प्रकार की है। जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहाँ पर क्या होगा, तीव्र ढाल के कारण जो पहाड़ का ढाल वाला हिस्सा होगा वहाँ पर वर्षा से अपर्दन होगा, तो उस ढाल वाले हिस्से पर क्या होगा, मिट्टी की पतली परत रह जाएगी। और ये जो मिट्टी की पतली परत अपर्दन के द्वारा बहकर कहाँ जाएगी, ये जाएगी घाटियों में और निम्न भूमियों में, और यहाँ पर फिर इस मिट्टी का जमाव होगा। तो जहाँ पर मिट्टी का जमाव होगा वहाँ पर क्या होगी, मृदा की मोटी परत निर्मित हो जाएगी। फिर है समय अवधि, जितना ज़्यादा समय होगा मृदा उतनी ही ज़्यादा परिपक्व होती जाएगी। अब हम इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे मृदा परिच्छेदिका।